Even today we will discuss about magnetic field due to infinite length of the wire. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो आप देख सकते हो कि एक हम वायर यहाँ पे कंसिडर किए हैं जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा थिक दिखाएं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कि एक वायर लिए हैं जिसमें करंट कितना मूव कर रहा है, आई मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना ले लिए हैं, ए ले लिए हैं. इट्स रेडियस इज ए. तो यहाँ पे लिख दें कि वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द वायर और आई इज द मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. इस वायर से जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट कितना है, आई है. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हेडिंग ही मेरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर. और इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करना है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ ही तो एक वायर के बारे में बताता है. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परमियाबिलिटी इनटू करंट. ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे हम एक बार लिख देता हूँ, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट. यही तो हमको एम्पियर सर्किटल लॉ बताता है. तो इसी को यहाँ पे यूज करके हमको डिफरेंट पॉइंट के लिए हमको देखना है कि उसको उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड देखते हैं. इसमें आउटसाइड इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे कंसिडर एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और इस पॉइंट पे देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. तो वी नो थंब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे करंट हमारा डाउन से अप की तरफ जा रहा है, तो 100% एंटी क्लॉकवाइज बनेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ टाइप से और राउंड कुछ टाइप से बनाएगा सर्कुलर टाइप से. तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको कंसिडर करना है. तो इस पॉइंट पे एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करें तो 100% इस पॉइंट का टेंजेंट जो होगा दिस वन कंसिडर विल बी डीएल एलिमेंट है, जिसको लाइन इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं. लाइन इंटीग्रल तो टोटल बता देगा, तो डीएल एलिमेंट वहाँ पे हमको मिलने वाला है. इस लेंथ पूरे इस लेंथ के लिए हमको डीएल एलिमेंट मिलने वाला है. और उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड इस टेंजेंट पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है. तो 100% इस पॉइंट पे भी थीटा हमको क्या मिलने वाला है, 0 डिग्री मिलने वाला है. मतलब कंडक्टर से किसी भी स्ट्रेट वायर से करंट जब पास करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल के बीच का जो एंगल होगा वो मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री ही मिलेगा. ठीक है, तो दिस वन विल बी 0 डिग्री. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का कुछ तो रेडियस होगा यहाँ से, क्योंकि एक वायर का जो रेडियस है वो ये है, लेकिन यहाँ तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा. तो इस पॉइंट से यहाँ तक मतलब इसके सेंटर से, वायर के सेंटर से यदि इसका रेडियस हम देखें तो इसका जो रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आर. इसका रेडियस आर मान लेते हैं. तो यहाँ पे केस एक हो जाएगा. पहला केस ले लेते हैं, केस नंबर 1. ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किए हैं उसके लिए हम केस 1 मान लेते हैं. तो केस 1 जो है वो केस 1 हमको क्या बता रहा है, केस 1 बता रहा है कि रेडियस आर जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन है किससे, ए से. इस ए से वायर के रेडियस से तो बड़ा है, तो आर इज ग्रेटर देन ए. तो हम लोग को फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग क्या जान रहे हैं, ऊपर तो लिखा हुआ है बी डॉट डी एल इंटू म्यू 0 आई. तो उसको एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, फिर इसको हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो वही चीज़ जो पहले रिपीट किया हुआ है, बी डी एल कॉस थीटा मिलेगा. तो कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री है उस पॉइंट पे. तो इधर मिल जाएगा म्यू 0 इंटू आई टाइम्स. ठीक है, इतना मिला. कॉस का वैल्यू 1 हो गया. तो यदि कॉस का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो अब क्या करते हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो उसके लिए उस पॉइंट के लिए जितना भी होगा कांस्टेंट होगा, तो इसको आउट कर लो. तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कर दी, क्योंकि वही तुमको निकालना है. तो यहाँ पे मिल गया हमको डी एल, और कॉस का वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज द म्यू 0 आई. अब ये डी एल टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो हमको किसके बराबर मिल जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल मिलेगा. तो यहाँ लिख सकते हैं बी इंटू 2 आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टाइम्स. ठीक है, दिस वन. तो b क्या मिल जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 आर. दिस वन म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 आर. ये चीज़ मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आया वो हमको मिला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर रेडियस. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मीन्स जैसे जैसे हम इस पॉइंट से, इस सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता चला जाएगा.
लेकिन अब क्या होगा कंडीशन, वो जो भी है यहाँ पे से तो हमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, मतलब सरफेस से हो सकता है कि सरफेस से आगे जाएंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाए। तो उसको ही हमको क्लियर करने के लिए, ये तो पहला केस हो गया, पहला केस में मैग्नेटिक फील्ड हमको कुछ इतना मिला, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I डिवाइड बाई 2πr, इतना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिल गया, कुछ स्टेप से कैलकुलेट कर लिए, जो क्या बताता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का जो रेडियस है उस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता चला। अब केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2। अब केस 2 में हम क्या लेने वाले हैं वो देख सकते हो। हम यदि बोलें कि ठीक है चलो आउटसाइड के लिए, तो हम लोग समझ लिए कि इसको आउटसाइड भी बोल सकते हो कि बी आउटसाइड, आउटसाइड के लिए जिस तरह से गॉसेस लॉ में पढ़ते थे आउटसाइड इनसाइड वगैरह वगैरह, उस टाइप से यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस हमको मिला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर मिला। ठीक है, अब केस 2 जो है इसके लिए हम लोग रीड करने वाले हैं, इसके इन साइड देखते हैं कि इन साइड पे क्या कंडीशन है, इन साइड पे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इन साइड में आप क्या करना है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रेडियस है इसका ये, उससे छोटा लेना है आपको, तभी तो इन साइड जाएंगे हम लोग। तो थोड़ा सा छोटा लेते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट जगह पे। तो इस जगह पे तुम यदि पॉइंट कंसिडर करोगे तो यहाँ पे एक हमारा कुछ टाइप से सर्कल बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, छोटा है आपको देखना अच्छी तरीके से, छोटा सा बनेगा। और इसको भी, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो भी क्या मान लेते हैं r। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ कंडीशन आ जाएगा r इज लेस देन a, क्योंकि पहले था r इज ग्रेटर देन a, बट इसमें कंडीशन क्या आ रहा है, r इज लेस देन a, मतलब इसका जो इसका जो रेडियस है, इस वायर का जो रेडियस है वो a है, और उससे छोटा हम ले रहे हैं, मतलब इन साइड चले गए। तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ पे सबसे पहले बात करना पड़ेगा, देखो ये जो करंट पास हो रहा है इसमें, वो करंट करंट पास हो रहा है पूरा वायर के लिए, लेकिन अब वायर को ही हम पतला कर दे रहे हैं, मतलब इतना वायर के लिए करंट जाएगा, इतना सारा वायर के लिए, मतलब बहुत पतला वायर के लिए करंट जाएगा, मतलब करंट में वेरिएशन होगा। तो हमको सबसे पहले करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस इनक्लोज सरफेस के लिए, छोटा सा इनक्लोज सरफेस के लिए हमारा कितना करंट मूव कर रहा है। तो इन दिस इनक्लोज सरफेस ऑफ द वायर हाउ मच करंट गोइंग थ्रू इट, तो उसके लिए हमको करंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो हम लोग जब करंट डेंसिटी पढ़ते थे तो देखते थे कि करंट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, आई मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो किसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई a स्क्वायर, बिकॉज उसका रेडियस क्या है, a के बराबर है। तो ये हमको टोटल करंट है, टोटल करंट इज द पाई a स्क्वायर। ठीक है, बट हमको इनक्लोज सरफेस के लिए, छोटा सा सरफेस के लिए हमको कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं छोटा सा सरफेस इन साइड में। तो उसके लिए जो करंट होगा उसके लिए हम मान लेते हैं कि ई फॉर इनक्लोज सरफेस। तो इनक्लोज सरफेस के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, बिकॉज उसके रेडियस क्या माने हैं, r रेडियस माने, तो यहाँ पे हम बोल देंगे पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल करंट है वो इतना है पाई a स्क्वायर के बराबर, और ये इनक्लोज सरफेस के लिए इतना है। मतलब यदि इसका हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, के पाई a स्क्वायर, और इसका यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ये मिलेगा के पाई r स्क्वायर, दिस वन। तो कंपैरिजन कर देते हैं, करंट हमको ऑलरेडी मिल जाएगा इनक्लोज सरफेस के लिए, तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, एक दूसरे को, दोनों को डिवाइड कर दो, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ 2/1 कर देते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा। तो 2/1 करेंगे तो आई डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई के पाई a स्क्वायर, के पाई दोनों का कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। मतलब आई ई कितना मिल जाएगा, आई ई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर टू द मल्टीपल ऑफ टोटल करंट, ये चीज़ मिल रहा है। मतलब इनक्लोज सरफेस में जो करंट मूव करेगा कुछ इतना मूव करेगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर टू द मल्टीपल ऑफ टोटल करंट। तो इतना हमको करंट इस पतले से, इस पतला वायर के लिए जाएगा, जो यहाँ पे है, इतना सा रेडियस के लिए जो कंसिडर किए हैं उसके लिए करंट इतना जाएगा, I इज इक्वल टू दिस वन। जब करंट निकल गया तब तो अब एम्पियर सर्किट लॉ लगा करके हम लोग कैलकुलेट इसका वैल्यू कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, देखो अब यहाँ लिखेंगे, फिर से वही अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है वो लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, दिस वन। ठीक है, फिर वहाँ पे एंगल तो एज इट इज मिलने वाला है,
क्योंकि हम जानते हैं सर्कुलर है तो 100% इस जगह पे एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे DL और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी थीटा, एंगल विल बी 0 डिग्री, थीटा हमको 0 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस का वैल्यू फिर क्या मिलेगा 0 डिग्री, म्यू 0 इंटू आई टाइम्स, लेकिन आई की जगह आई ई लिखना पड़ेगा क्योंकि इनक्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो इतना लिखे। अब इस कॉस का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो अब बी यहाँ से हम आउट कर लेंगे, डी एल के लिए जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका रिजल्ट देखेंगे। और यहाँ पे म्यू नॉट और आई ई का वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखे हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई टाइम्स दिस वन। ठीक है, अब इस डी एल का वैल्यू वही क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू आई, ऐसे। तो देखो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलने वाला है, आप रिजल्ट यहाँ से देख सकते हो, रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, मिलेगा बी इज इक्वल्स टू, देखो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीके से सजा देते हैं, म्यू 0 आई, ये आई पहले लिख दिए, इंटू आर, एक आर यहाँ पे बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये 2 पाई जाएगा नीचे तो मिल जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर, ये मिला मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ से, बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर इन साइड ऑफ द कंडक्टर, मतलब इन साइड यहाँ पे लिख सकते हो आप, इन साइड ऑफ द कंडक्टर। तो आउटसाइड का आप देखिए क्या रिजल्ट मिला था, आउटसाइड का मिला था म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा था, और यहाँ पे इन साइड में जो बन रहा है वो बन रहा है म्यू 0 आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है डायरेक्टली और इन्वर्सली वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यू 0 कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कुछ रेडियस तो चेंज नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर ही तो वेरी कर रहा है, क्योंकि हम इसको इनसाइड में जितना छोटा बनाया तो बड़ा करें, ठीक है, सरफेस तक भी ले जा सकते हैं, जो भी है, आर इक्वल्स टू ए भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है आर को हम वेरी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो आर वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल टर्म हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, सिर्फ आर कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, मतलब इन साइड हमको क्या बता रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड हमको क्या बता रहा है, आउटसाइड बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप ग्राफ एक पढ़े थे गॉसेस लॉ में, तो ग्राफ क्या था, कुछ टाइप से था, देखो हम ग्राफ एक तो यहाँ पे बना के आपको दिखा देते हैं। वो ग्राफ कुछ इस टाइप से था, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो इस साइड हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड मान लेते हैं रेडियस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखें कि स्टार्टिंग यहाँ पे 0 मतलब सेंटर ऑफ द वायर, वायर का सेंटर इस जगह पे, यहाँ से रेडियस मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और यहाँ से हम मान रहे हैं कि आर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आर धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक बार आर यहाँ के लिए, और यहाँ के बाद जैसे सेंटर पर जाएगा, सेंटर पे आर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए हो जाएगा, और फिर इस सरफेस से हम आउटसाइड जाएंगे तो आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन ए, नीचे आर इज लेस देन ए। 3 कंडीशन यहाँ पे है। तो वैसे कंडीशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग में मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहाँ तक इंक्रीज होगा, ऑन द सरफेस, सरफेस पे जैसे ही पहुँचेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम कहाँ पे, ऑन द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, इस पॉइंट तक। आफ्टर दैट यहाँ से जैसे ही हम इस सरफेस से आउटसाइड जाएंगे हमारा ये घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है, तो ये घटना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ग्राफ क्या होगा, कुछ टाइप से, ये ग्राफ तो पढ़े हो इस टाइप से आप, तो कुछ टाइप से हो जाएगा। तो दिस वन ग्राफ रिप्रेजेंट बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, तो ये फंडा यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि यदि किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के आउटसाइड हम जाएंगे तो सरफेस से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके हमारा क्या होगा, घटता चला जाएगा, और सरफेस से इनसाइड जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, घटेगा, बट ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। देख सकते हो ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बट जैसे जैसे मैग्नेट सेंटर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कंडक्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चल जा रहा है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम। आफ्टर दैट सरफेस से हम जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो
इस एप्लीकेशन का मतलब बस इतना ही समझाना था, इनसाइड और आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि रेडियस आर जो हम मान रहे हैं, जो आउटसाइड के लिए था तब ग्रेटर देन था, आर इज ग्रेटर देन ए, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना आया, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और वही चीज़ जब आर इज लेस देन ए माने, जब हम उसके सरफेस, कंडक्टर के सरफेस से नीचे की तरफ जब जा रहे थे, तब हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका ग्राफ क्या है, ये वाला है। ठीक है इसमें, तो ये आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, इस टाइप का बना सॉल्व किया हुआ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इसको सॉल्व किया गया। आप एनसीईआरटी को देखोगे तो आप वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको, आप इस लेक्चर को देखोगे और यदि उस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।